हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी इश्क ना होगा तो 12 के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे स्वरा समर को चोर समझकर उल्टा सीधा सुना देती है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो उसे नजरें भी नहीं मिला पाती। खैर, वो अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि इतनी चुप चुप क्यों है। मैं थक गई हूँ, ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और खुद से कहती है, क्या जरूरत थी इतनी पक पक करने की। दादी सही कहती है, मैं बहुत बोलती हूँ। घर के मालिक को चोर, अब तो उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। हे कान्हा जी, आपको मैं ही मिलती हूँ हमेशा फंसाने के लिए। अब क्या करूं? एक काम करूंगी, उनके सामने कम से कम जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोच वो खुश होते हुए कपड़े बदलकर सो जाती है। अगली सुबह निर्मला जी स्वरा को आवाज लगाते हुए, जल्दी उठ स्वरा, तेरी वजह से तेरे पिताजी को भी देर हो जाएगी। सोने दो ना माँ, आज कहीं नहीं जाना मुझे। स्वरा नींद में ही बोलती है, पागल हो गई है? भूल गई, आज हवेली वालों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। ये सुन स्वरा चौंक कर उठती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो फटाफट उठ जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। बाहर दीनदयाल जी निर्मला को आवाज लगाते हुए, निर्मला, स्वरा तैयार हो गई? देर हो रही है। निर्मला जी बाहर आते हुए, जी आ रही है, बस तैयार हो रही है। अभी तक तैयार नहीं हुई? ये लड़की भी ना, अब मुझे भी देर करवाएगी। ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ, तुम उसको भेज देना। ये बोल वो फटाफट वहां से निकल जाते हैं। उधर हवेली में पूरी चहल पहल हो रही थी, पर सम्राट सबसे बेखबर अब तक सो रहा था। लेकिन समर सुबह सुबह छत पर बैठा खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहा था। सुमित्रा जी और कमला जी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर थोड़ा दूर था, पूरा दिन लगने वाला था उनको आने जाने में। चहल पहल सुन सम्राट की भी आंख खुलती है। वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आता है। क्या हो रहा है? इतना शोर, कोई चैन से सोने नहीं देता। ये बोलता हुआ वो सुमित्रा जी की गोद में सर रखकर लेट जाता है। सुमित्रा उसके सर पर हाथ फेरते हुए, पहाड़ी वाले मंदिर जाना है। समर तो कब का उठ गया, एक तू है जिसे कोई होश ही नहीं है। क्या दादी माँ, आप भी? इतने दिनों बाद तो चैन से सोया था। इतने में रघुवेंद्र जी की आवाज आती है, कमरे में आओ सम्राट। सम्राट फटाफट उनके कमरे में चला जाता है। छत के कोने पर हाथ बांधे खड़ा समर आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसको बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। एकदम से उसकी आंखों में स्वरा का चेहरा घूम गया और होठों पर मुस्कान तैर गई। नीचे कमरे में सम्राट सिर झुकाए अपने दादाजी के सामने खड़ा था और रघुवेंद्र जी जल्दी आंखों से उसको देख रहे थे। वो सम्राट पर गरजते हुए, क्या कर रहे थे तुम उस चौधरी की बेटी के साथ अपने कमरे में? ये सुनते ही सम्राट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हकलाते हुए, वो दादाजी, वो मैं उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। रहने दो, वो मुझे भी पता है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, पर ये सब घर में करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा है कि सिर्फ मैंने ही देखा उसको तुम्हारे साथ जाते हुए और किसी को जाने नहीं दिया तुम्हारे कमरे की तरफ। पर कोई और देख लेता तो? वो बहुत गुस्से से बोल रहा था। सम्राट अब भी सिर झुकाए खड़ा था। वो धीरे से बोलता है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी दादाजी। ऊपर छत पर समर स्वरा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी सामने गेट पर उसकी नजर गई, जहां से स्वरा चली आ रही थी। आसमानी कलर का चूड़ीदार पहने, पैरों में जूती, गले में हवा से लहराता हुआ दुपट्टा, गीले खुले बालों को हवा से बातें करने के लिए आजाद छोड़ रखा था। बड़ी बड़ी आंखों को काजल से सजाया, कानों में छोटी छोटी झुमकी। एक एक कदम चलती वो समर के दिल में उतरती जा रही थी। रघुवेंद्र सम्राट की पीठ थपथपाते हुए, हमने तुम्हें गलती करने के लिए मना नहीं किया है, बस ये गलती घर में नहीं होनी चाहिए। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। अरे भाई, तुम हमारा खून हो, तुम गलती नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर इस उम्र में ये सब चलता है। बस एक बात याद रखो, गलती करो, बिंदास करो और किसी के भी साथ करो, बस कोई सबूत मत छोड़ो। समझ गए ना? समझ गया दादाजी, बेहद घमंड के साथ बोलता है सम्राट। चलो अब जाओ, मंदिर जाना है, तैयार हो जाओ। घबराई हुई स्वरा सीधा सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। वो अंदर आती है और सम्राट दूसरे कमरे से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नमस्ते दादी माँ, स्वरा अंदर आते हुए बोलती है। आ गई तू? चल बैठ और सबसे पहले चाय पी। मुझे पता है, जल्दी आने के चक्कर में घर से कुछ खाकर नहीं आई होगी। स्वरा उनके पास बैठ चाय पीने लगती है। सम्राट समर को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। और भाई, क्या हो रहा है? वो समर के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए बोलता है।
समर स्वरा में खोया हुआ बोलता है, कुछ नहीं, बस अपनी खूबसूरत सुबह को निहार रहा था। क्या? खूबसूरत सुबह? पर कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही। वह असमंजस से बोलता है। समर उसकी बाजू हटाते हुए, तू नहीं समझेगा। चल तैयार हो जा, अब मंदिर जाना है ना? वो वहां से जाते हुए बोलता है। आप चलिए भाई, मैं बस आ रहा हूँ। समर नीचे चला जाता है और सम्राट उसके जाने के बाद सिगरेट के कश भरने लगता है। समर की नजर चारों ओर स्वरा को ढूंढती है, पर वह उसे दिखाई नहीं देती। वह मायूस सा अपने कमरे में चला जाता है। कमला जी ऊपर छत पर जाने लगती है। उनके हाथ में अचार की बन्नी होती है। तभी वीरेंद्र उसको आवाज लगाता है। इतने में स्वरा बाहर आती है और कमला को देखकर, क्या हुआ आंटी? अरे वाह, आ गई तू। ले, ये छत पर रख कर आ। वो अचार की बन्नी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है। बन्नी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल लगा हुआ था, जो अब स्वरा के हाथों पर भी लग गया था। अपने कपड़े बचाती हुई वो धीरे धीरे चल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने कपड़े बचाने पर था। सीढ़ियों से सम्राट जल्दी जल्दी उतर रहा था। स्वरा को ऐसा लगता है जैसे बन्नी उसके हाथ से फिसल जाएगी। वो वहीं नीचे बैठ उसको साइड में रखती है और साफ करने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने के लिए जैसे ही उठती है, तभी वो एकदम से सम्राट से टकरा जाती है। खुद को गिरने से बचाने के लिए वो एकदम से उसको पकड़ लेती है। उसके तेल वाले हाथ सम्राट की सफेद टी शर्ट पर चले जाते हैं। सम्राट अपनी टी शर्ट को देख रहा था। वो गुस्से से, देखकर नहीं चल सकती, पूरे कपड़े खराब। उसके शब्द वहीं रुक जाते हैं जब उसकी नजर स्वरा पर पड़ती है। स्वरा एकदम से, माफ कीजिएगा, वो हमने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। वो हकलाते हुए बोल रही थी, पर सम्राट को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था सिर्फ स्वरा का खूबसूरत चेहरा। वो एक टक स्वरा का चेहरा देख रहा था, जबकि स्वरा का पूरा ध्यान उसकी खराब हुई टी शर्ट पर होता है। वो बस एक नजर अपनी नजरें उठाकर सम्राट को देखती है, फिर तुरंत अपनी नजरें झुकाते हुए, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल वो वहां से जाने लगती है। सम्राट स्वरा को जाते हुए देखता है। ये पहली लड़की थी जिसने सम्राट को दोबारा नहीं देखा। सम्राट का दिल जलाने के लिए इतना काफी था। तभी नीचे से सुमित्रा जी की आवाज आती है, सम्राट बेटा। आया दादी माँ। ये शब्द स्वरा के कान में भी पड़ते हैं। चलते चलते उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो खुद से बड़बड़ करती है, मर गई, ये सम्राट जी थे। हे कान्हा जी, एक को चोर बना दिया, एक के कपड़े खराब कर दिए, अब तेरा क्या होगा स्वरा? वो बड़बड़ करते हुए अपना काम करने लगती है। स्वरा अपना काम खत्म कर सुमित्रा जी के कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर समर को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। अरे स्वरा, वहां क्यों रुक गई? अंदर आ। सुमित्रा उसकी तरफ देखकर बोलती है। स्वरा घबराते हुए अंदर आती है। समर को देखकर उसे अपनी हरकत याद आ जाती है। शर्म के मारे उसकी नजरें नहीं उठ रही थी, जबकि समर के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तो समर से नहीं मिली ना? इधर आ, ये है मेरा पोता समर। सुमित्रा उसे समर से मिलवाते हुए बोलती है। स्वरा एक नजर समर को देखती है और दूसरे ही पल नजरें नीचे कर लेती है और हाथ जोड़ते हुए, जी नमस्ते, इतना ही बोल पाती है वो। समर भी उसकी नमस्ते का जवाब देता है। वो ये बिल्कुल महसूस नहीं होने देता कि वो स्वरा से पहले मिल चुका है। सम्राट अपने कमरे में जा रहा था, पर उसके दिमाग में बस स्वरा और उसकी खूबसूरती घूम रही थी। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए, हुस्न की मल्लिका, वो भी मेरे घर में, और मुझे खबर तक नहीं, ये तो गलत बात है। फिर वो स्वरा के जिस्म की खुशबू को महसूस करते हुए, मजा आएगा, इसका शिकार करने में मजा आएगा, वो खुद से बोल रहा था। इसके बाद वो नीचे चला जाता है। कुछ समय बाद सब लोग गाड़ी में बैठ मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। समर गाड़ी चला रहा था। सम्राट उसके साथ आगे बैठा था, बाकी सब पीछे। सुमित्रा जी, कमला जी और स्वरा वो दोनों के बीच में बैठी थी। गाड़ी में लगे मिरर में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जिससे समर और सम्राट दोनों ही आंख बचाकर उसको देख रहे थे। सुमित्रा स्वरा को देखकर, क्या बात है, आज मेरा रेडियो बंद क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझको? ये सुनते ही स्वरा मन में, मैं किसी को बोलने का मौका दूंगी तो कोई कुछ बोलेगा ना मुझे। जब आपको मेरे कारनामे का पता चलेगा ना, तो आप ही सबसे पहले डांटोगी मुझे। क्या हुआ है तुझे? कुछ तो बोल। सुमित्रा फिर टोकती है। स्वरा अपनी आंखें नीची करते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। समर और सम्राट दोनों को ये लगता है कि स्वरा उनकी वजह से चुप है। सम्राट स्वरा पर अपनी पैनी नजर रखे हुए था। वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था।
मन में, बाकी लड़कियों से अलग है ये लड़की, इसे हासिल भी अलग तरीके से करना होगा। वो स्वरा को पाने की साजिश रचने लगा था, जबकि समर मन में, क्यों इतना सोच रही हो कल की बात को? अब तुम्हें कैसे बताऊं कि जब तुम मुझे चोर समझकर डांट रही थी, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी हंसी दीवाना कर गई है मुझे। ऐसे चुप मत रहो, मेरा सुकून मत छीनो प्लीज। कमला, अरे माँ जी, पहले तो जश्न के कामों में लगी रही, फिर आज यहाँ आ गई। बेचारी थक गई होगी, इसलिए इतना चुप चुप है। अच्छा, अरे पर इसकी जुबान तो कभी नहीं थकती। सुमित्रा उसको छेड़ते हुए बोलती है और फिर हंसने लगती है। ये सुन स्वरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो और भी प्यारी लगती है। उसको मुस्कुराते देख समर के दिल को सुकून मिल जाता है, तो वहीं सम्राट उसकी मुस्कान में खो जाता है। मन में, उफ, ये मुस्कान, ये अदाएं, हाय। तुम्हें तो हासिल करना ही पड़ेगा मिस स्वरा। वेट एंड वॉच। तो अब क्या करेगा सम्राट और क्या करेगा समर? जहां समर स्वरा को दिल ही दिल में इतना चाहने लगा है, वहीं सिर्फ सम्राट सिर्फ उसको हासिल करना चाहता है। क्या वक्त रहते सम्राट अपने भाई के इरादों को भाप पाएगा? क्या वो बचा पाएगा स्वरा को, या स्वरा भी सम्राट का शिकार हो जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ, मेरी कहानी के साथ, और करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।